नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन महाजन मुंबई से। मैंने एमबीबीएस एमडी किया है मुंबई से ही। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आज कोरोना के संबंध में कोई भी लोग खुद की वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं और जिसमें शायद गलत जानकारी भी दी जाती होगी। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसका लोगों को फ़ायदा हो सकता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि कोरोना आज पूरे भारत भर में फैल चुका है। भारत के हर राज्य में कोरोना के मरीज और लोगों की मृत्यु हो रही है। कुछ लोग घर पे ही डेथ हो जा रही है, कुछ लोग हॉस्पिटल देर से पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों जो टेस्टिंग होती है कोरोना की वो देर से करा रहे हैं, घर पे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि लोगों को थोड़ी कोरोना के बारे में अच्छी जानकारी दी जाए, जिससे उनका नॉलेज थोड़ा बढ़ जाए और उस नॉलेज के आधार पर वो खुद को अच्छी तरीके से इलाज करवा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पेशेंट्स पूछते हैं या लोग पूछते हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन दूंगा और उसके हिसाब से उसके आंसर्स में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कोरोना की सेकंड वेव यानी क्या है और इतनी घातक क्यों हो रही है। तो ये समझ लीजिए, हम जो अभी शुरुआत हुई है कोरोना की, पिछले साल कोरोना स्टार्ट हुआ था जनवरी से, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई में काफ़ी हद तक कोरोना फैल चुका था। उसके बाद नवंबर दिसंबर के बाद कोरोना कम हो गया था। जनवरी फरवरी में शायद ही कोरोना था, लेकिन फरवरी एंड से और मार्च से वापस कोरोना केसेस बढ़नी शुरू हुई, जिसको हमने नाम दिया सेकंड वेव। पिछले साल जो आया था उसको फर्स्ट वेव का नाम दिया, यानी दूसरी बार कोरोना के पेशेंट बढ़ने को शुरुआत हुई। तो आप समझ लीजिए कि कोरोना की सेकंड वेव जो है इसमें और पहली वेव में अंतर है। तो ये एग्जैक्ट अंतर क्या है? तो सेकंड वेव में जो वायरस जो इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, ये वायरस पहली वेव से दूसरी सेम नहीं है, दूसरे प्रकार का वायरस है। दूसरे प्रकार का वायरस है, कोरोना वायरस ने खुद को बदल दिया है, ये नई स्ट्रेन है। तो नई स्ट्रेन होने की वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं। वो बदलाव पहले हमने समझ लेने चाहिए। तो पहला बदलाव ये है कि पिछले साल का जो वायरस था, उस वायरस में जितने पेशेंट देखे जाते थे, सब समझ लीजिए 100 पेशेंट अगर कोरोना के आते थे तो उनमें से 90% पेशेंट में कुछ भी लक्षण नहीं आते थे। सिर्फ 10% लोगों में कोरोना के लक्षण दिखते थे। लेकिन इस बार की जो स्ट्रेन जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें टोटली उल्टा हो रहा है। 90% लोगों में लक्षण दिख रहे हैं, काफी मात्रा तक दिख रहे हैं, और सिर्फ 10% लोगों में ही लक्षण शायद ही ना हो। दूसरा, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा एक डिफरेंस है, पिछले साल का जो कोरोना था वो मेनली जिनकी उम्र ज्यादा है, जो 50 साल के ऊपर है, या जिनको कोई बड़ी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी, ऐसे लोगों में इन्फेक्ट करता था। जो नॉर्मल लोगों में बहुत कम मात्रा में इसका इन्फेक्शन देखा जाता था। लेकिन अब ये सेकंड वेव जो है, जिसमें जो जिस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि बूढ़े लोगों के साथ साथ जो मिडिल एज के लोग हैं, 40 से 50 उम्र वाले, जो यंग एज के लोग हैं, इतना ही नहीं कि बच्चों में भी ये इन्फेक्शन पाया जा रहा है। ये दूसरा एक डिफरेंस है। तीसरा एक डिफरेंस आपने समझना चाहिए, जब कोरोना पिछले साल आया था तो उसके जो लक्षण थे वो टिपिकली 3 लक्षणों में देखा जाता था: बुखार का आना, सूखी खांसी और बाद में सांस लेने में तकलीफ होना। ऐसे ही 3 लक्षण देखकर हम उसको डायग्नोसिस करते थे और यही लक्षण पेशेंट में देखे जाते थे। लेकिन अभी जो कोरोना जो आ रहा है सेकंड वेव में नई स्ट्रेन की वजह से, इसमें और बहुत सारे लक्षण देखे जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण आप देखेंगे कि पेशेंट का पहला सिम्टम ही जुलाब होता है या वोमिटिंग होती है। कुछ लोगों में आंखों का लाल होना देखा जा रहा है, कुछ लोगों में बॉडी पे रैश आ रही है, कुछ लोगों में सीवियर वीकनेस देखा जा रहा है, कुछ लोगों में ब्रेन की सिम्टम्स यानी चक्कर आना, चक्कर आके गिर जाना, इस प्रकार के लक्षण देखे जा रहे हैं। तो हर प्रकार के लक्षण एज अ कोरोना पेशेंट में देखे जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ बुखार है, खांसी है, इतना ही सोचकर कोरोना की ट्रीटमेंट देना गलत है। आपको कोई भी लक्षण इसमें से दिखता है तो सेकंड वेव में सभी लक्षण पाए जाते हैं, तो आपको कोरोना के बारे में सोचना है। इस बार हमें ये ध्यान में रखना है कि आज की डेट में अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, स्पेशली अगर बुखार आता है और खांसी आता है, तो पहला डायग्नोसिस हमको कोरोना के बारे में ही सोचना है। कोरोना की टेस्ट करवानी है। अगर कोरोना नहीं है ये आपका कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आप दूसरी बीमारी के बारे में सोचकर उसके हिसाब से इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद का चौथा एक मेजर डिफरेंस देखा जा रहा है पिछले साल की वेव में, इस सेकंड वेव में, जो है कि पिछले साल का वायरस जो था वो कम इन्फेक्शियस था, लेस इन्फेक्शियस था, और अभी का जो सेकंड वेव का जो वायरस है वो हाईली इन्फेक्शियस है। हाईली इन्फेक्शियस का मीनिंग ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति को कोरोना अगर हो जाता है तो उसके संपर्क में जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट आते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब उनके घर के लोग
या जो ऑफिस में जहाँ बैठता है, किसी के साथ अगर वो अपना कार या कोई व्हीकल शेयर करता है, तो ऐसे लोगों में ये बीमारी इजीली फैल रही है, यानी आसानी से उनको इन्फेक्शन हो रहा है। यही देखा जा रहा है। कुछ लोग अगर टाइम पे टेस्टिंग नहीं कराते, टेस्टिंग में देरी करते, तब तक वो बीमारी घर के सभी लोगों को फैला चुके होते हैं। तो ये हाईली इन्फेक्शियस होने की वजह से, इसके लक्षण नए नए प्रकार के होने की वजह से अभी ये यंग लोगों में देखा जा रहा है। साथ में इसके तो इस वजह से कोरोना, इसकी जो संख्या जो है सेकंड वेव के पेशेंट्स की, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई का एग्जाम्पल लिया जाए तो पिछले साल मुंबई में एक दिन में मैक्सिमम केसेस 3000 तक देखी जाती थी, लेकिन इस बार आपने देखा ही होगा मार्च अप्रैल मंथ में यहाँ की केसेस 12000 तक देखी गई थी। इस सेकंड वेव में 5 से 7 गुना तक केसेस में वृद्धि देखी गई है। तो इसीलिए ये सेकंड वेव घातक हो रही है। तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल लोग पूछते हैं कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन यानी क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि सेकंड वेव में जो वायरस है ये बदल चुका है। तो थोड़ा समझ लीजिए, कोरोना बीमारी है जो वायरस से होती है। वायरस एक जो जंतु होते हैं ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं और ये खुद ब खुद बाहर इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, यानी इनकी संख्या नहीं बढ़ सकती। इनको मल्टीप्लिकेशन, उनके रिप्रोडक्शन के लिए इनको कोई दूसरा शरीर लगता है, कभी ह्यूमन बॉडी या कोई प्राणी का शरीर। जैसे स्वाइन फ्लू के बारे में सोचा देखा होगा आपने, स्वाइन फ्लू वायरस जो होता है वो पिग्स में उनका म्यूटेशन होता है। इसी प्रकार कोरोना वायरस का एट प्रेजेंट जो रिजर्वायर है उसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी, यानी मानवीय शरीर में ये एंट्री करने के बाद इनका बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है और नए नए वायरस तैयार होते हैं, यानी उनका संख्या बढ़ते जाती है। और जो नए वायरस बनते हैं, ये वायरस जो होते हैं ये पुराने वायरस से थोड़े से अलग हो सकते हैं। इनका जेनेटिक्स जो होता है ये थोड़ा सा बदल जाता है, जिसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे अगर इनका जेनेटिक्स बदल गया तो इनका नई तरीके का वायरस बन जाता है, इसलिए वो नए प्रकार के लक्षण लाना, उसमें जो बदलाव देखे, जो अभी जो नए स्ट्रेन में बदलाव देखे जा रहे हैं, तो ये उसी इस वजह से देखे जा रहे हैं। तो ये म्यूटेंट स्ट्रेन जिसको बोलते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि एट प्रेजेंट बहुत सारी म्यूटेंट स्ट्रेन यहाँ पेशेंट में देखी जा रही है। जैसे जब सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी तभी हमने महाराष्ट्र में देखा था कि यवतमाल, अमरावती साइड में म्यूटेंट स्ट्रेन देखी गई थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र में ब्राजील की स्ट्रेन भी देखी जा रही है, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन भी देखी जा रही है, यूके की स्ट्रेन भी देखी जा रही है। अभी नई न्यूज आई थी कि नागपुर में और 5 स्ट्रेन का पाया गया है। कुछ दिनों पहले और एक न्यूज आई थी कि आंध्र प्रदेश में एक स्ट्रेन पाई गई है जो बच्चों को इन्फेक्ट कर रही है। तो ऐसी काफी स्ट्रेन अभी है और फ्यूचर में भी आ सकती है, और नई नई स्ट्रेन बनते जाएगी तो उनका जो सिम्टम्स या जो जिस प्रकार से वो ह्यूमन हमको इन्फेक्ट करेगी वो भी बदल सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगला एक सवाल हम देखते हैं, कोरोना की जांच कराने के तरीके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें सही जानकारी लोगों में नहीं है। सही जानकारी का मतलब कोरोना की जांच कैसे होती है, कब करानी चाहिए, अगर वो निगेटिव टेस्ट होती है इसका मतलब क्या होता है। तो आज की डेट में कोरोना डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट है। पहली होती है रैपिड एंटीजन टेस्ट, फिर एक है आरटीपीसीआर, उसके बाद है सीटी स्कैन। तो एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर ये दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट समझ लेंगे हम लोग। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होती है ये टेस्ट अपने नाक के अंदर एक स्वैब की नली डाल के सैंपल कलेक्ट करके की जाती है, जिसका रिजल्ट हमको 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाता है। ये टेस्ट जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी प्रकार का एक किट होती है जिसमें हम बैंड्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। इसका फायदा ये है कि इसका रिजल्ट तुरंत आपको मिलता है और ये टेस्ट इन्फेक्शन होने के जितने जल्दी आप करोगे उतना ज्यादा चांसेस होता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आए। लेकिन कभी कभी एंटीजन टेस्ट निगेटिव भी आ सकती है, ये सेंसिटिव टेस्ट होती है। उसके बाद की टेस्ट जो है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर टेस्ट एक सबसे अच्छी टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, जिसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एंटीजन के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यानी अगर बॉडी में एंटीजन अगर कम भी हो गया तो उसके जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है, उसको ढूंढ के ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाती है। तो ये बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए हम 2 प्रकार के सैंपल कलेक्ट करते हैं, एक नाक के पिछले हिस्से से और दूसरा मुंह के पिछले हिस्से से। दोनों सैंपल टेस्ट करने के बाद इसका सैंपल जो होता है वो भेजा जाता है लैबोरेटरीज में। तो ये एंटीजन टेस्ट नहीं, आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। इसके टेस्ट के रिजल्ट आने के लिए 1 से 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, इसका पॉजिटिव आना है ना आपको कोरोना हुआ ऐसा होता है। अभी समझ लीजिए आपने एंटीजन टेस्ट भी करा ली, वो निगेटिव आ गई, पीसीआर टेस्ट भी करा ली, वो भी निगेटिव आ गई। इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों टेस्ट जो होती है ये एंटीजन को डिटेक्ट करती है ज्यादातर,
और ये आप जितने जल्दी कराओगे, जितने जल्दी मीन्स लक्षण आपको आने के बाद, या अगर आपका किसी एक्चुअल एक्टिव पेशेंट से कांटेक्ट आता है उसके बाद जितने जल्दी कराओगे उसका ही उतना ही ज्यादा चांस होता है कि तब ये पॉजिटिव आए। जितना आप ये टेस्ट देरी से कराओगे, अगर 7 से 10 दिन आपने अगर क्रॉस कर दिए इन्फेक्शन होने के बाद, तो ऐसा होता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी टेस्ट निगेटिव है लेकिन आपको सिम्टम है, तो ऐसा नहीं कि आप कोरोना बाधित नहीं हो। उसके लिए एक टेस्ट है, यानी सिटी स्कैन टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सिटी स्कैन में क्या देखा जाता है, सिटी स्कैन जो करते हो HRCT स्कैन करते हैं, हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन ऑफ लंग्स। यानी कोरोना में देखा गया कि मैक्सिमम जो डैमेज होता है 90% लोगों में वो लंग्स का होता है। तो ये HRCT स्कैन में क्या पता चलता है, जो लंग्स के हर प्लेन का व्यू निकालता है, यानी लंग्स के जो कितना डैमेज हुआ है लंग्स में। कोरोना स्पेशली न्यूमोनिया कॉज करता है, तो लंग्स के कौन से हिस्से में न्यूमोनिया हुआ है वो देखा जाता है। तो लंग्स में हमारे पास राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, हर लंग साइड में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। तो इन तीनों लोब में कहाँ कहाँ कोरोना फैला हुआ है, इसका स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो स्कोरिंग सिस्टम से हम देखते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। तो जिन लोगों में दोनों टेस्ट निगेटिव है लेकिन सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना की संभावना है ऐसे डॉक्टर मानते हैं, तो सिटी स्कैन करके उसका डायग्नोसिस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट कहाँ गलत हो रहा है। पेशेंट यहाँ गलत हो रहे हैं कि जब कोरोना की शुरुआत होती है तो सिम्टम क्या है, बुखार, वीकनेस, खांसी। इसमें ध्यान में रखना है कि कोरोना का बुखार जो होता है वो शुरू होने के बाद ज्यादातर आधा दिन या 1 दिन तक का ही होता है और बाद में वो कम हो जाता है 90% लोगों में। क्यों कम होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद हमारे बॉडी के इम्यूनिटी जो होती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो उस बीमारी से फाइट करना शुरू कर देती है। वो फाइट करने की वजह से जो बुखार इनिशियली आता है वो धीरे धीरे 1 दिन के अंदर ही निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ठीक हो गए। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने सिर्फ वायरस से फाइट किया है, लेकिन पूरे वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। कुछ लेवल तक वायरस बॉडी के अंदर बना रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। तो बुखार जाने के बाद भी पेशेंट को वीकनेस जैसी सिम्टम, बॉडी एक होना, ये देखा जाता है कॉमनली। तो ये सिम्टम भी आपने ध्यान में रखना है कि बुखार जाने का अगर आपको बॉडी एक वीकनेस कंटिन्यू है, इसका मतलब आपको चांसेस है कोरोना इन्फेक्शन के। तो धीरे धीरे जैसे वायरस बढ़ते जाता है तो 3 या 4 दिन बाद ये वायरस पहुंच जाता है लंग्स तक, और फिर आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खांसी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खांसी बढ़ने लगती है। तो उस स्टेज तक पेशेंट घर पे ही इंतजार करता है, यानी बुखार चला गया इसका मतलब मैं ठीक हो गया हूँ, वीकनेस तो क्या कोई बीमारी में होता ही है, ऐसा पेशेंट का सोचना होता है। फिर खांसी आती है तो खांसी भी इनिशियली हल्की होती है, उनको लगता है कि ठीक है हल्की खांसी तो है, और कुछ दिन तक वेट करते हैं। तो इसमें पेशेंट खुद के 5 या 6 दिन गंवा लेता है। उसके बाद जब खांसी बहुत बढ़ने लगती है, या फिर किसी का ऑक्सीजन कम होना शुरू होता है, या किसी की भूख पूरी कम हो जाती है, ऐसे कुछ लक्षण आने के बाद पेशेंट सोचता है कि नहीं मुझे कुछ बड़ी बीमारी हुई है, तब पेशेंट जाके टेस्टिंग का सोचता है और फिर टेस्टिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पे एक गलत हो रहा है। हमको सोचना है कि अभी आपकी बीमारी में सभी जगह कोरोना फैल चुका है, किसी को भी बुखार आता है 1 दिन का, वीकनेस जैसे लक्षण होते हैं, तो खांसी शुरू होती है, तो आपने तुरंत जाके जांच करवानी। जितना जल्दी जांच कराओगे उतना आपको डायग्नोसिस पहले होगा, और डायग्नोसिस होने के बाद अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हो तो आपने इलाज भी तुरंत शुरू करना है। अगर आप जितना जल्दी टेस्ट करवाते हो, जितना जल्दी इलाज शुरू करते हो, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इस बीमारी से ठीक हो जाओ। जितनी लेट करोगे तो बीमारी बढ़ सकती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे का इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कोरोना टेस्ट अगर निगेटिव है इसका मतलब मुझे कोरोना नहीं, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि कोरोना टेस्ट निगेटिव भी आपकी आ सकती है। अगर आपने टेस्ट कराने के लिए आपको सिम्टम आने के बाद 7 से 10 दिन अगर वेस्ट कर दिया, यानी आपने उस दरमियान टेस्ट नहीं कराई, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी टेस्ट निगेटिव ही आएगी। इसलिए क्योंकि टेस्ट जो होती है एंटीजन डिटेक्ट करती है, और एंटीजन जो होता है वो इन्फेक्शन के इमीडिएटली बाद डिटेक्ट अच्छे से होता है। 7 दिन के बाद ये इसकी लेवल कम हो जाती है और डिटेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद आपको बाकी टेस्ट का सहारा लेना होता है, जैसे सिटी स्कैन का, या फिर कुछ ब्लड के टेस्ट भी है, उसका आप उपयोग करके डायग्नोसिस कर सकते हो। ये किन लोगों जिनके सिम्टम्स कम नहीं होते, उनका ही, जिनके सिम्टम थोड़े कम हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जिनके सिम्टम बढ़ने लगते हैं और टेस्ट बार बार निगेटिव आते हैं, तो अपने सिटी स्कैन या बाकी ब्लड टेस्टिंग का सहारा लेना चाहिए। ब्लड टेस्टिंग कौन सी होती है ये भी हमने समझना चाहिए। कोरोना में कुछ ब्लड टेस्ट होती है जो आपको बताती है कि सच में कोरोना इन्फेक्शन जैसा है या नहीं है। उसमें पहली टेस्ट होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, जो सीबीसी हम बोलते हैं। सीबीसी में आप देख सकते हो कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट किसी में कम हो जाता है, लिम्फोसाइट्स काउंट बढ़ जाता है, इसको न्यूट्रोफिल काउंट भी बढ़ सकता है। तो ये बॉडी के इन्फेक्शन के साइंस दिखाते हैं, तो इसका भी हेल्प होती है डायग्नोसिस में। सीआरपी
एक टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कॉमनली कोरोना इन्फेक्शन में सभी डॉक्टर्स कर रहे हैं। सीआरपी एग्जैक्टली क्या है? तो ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है जो कोई भी रिएक्शन होने के बाद तुरंत बढ़ने लगता है। तो कोरोना में ऐसा पाया गया कि इसकी लेवल जितना इन्फेक्शन बढ़ते जाता है उतनी ही ये सीआरपी की लेवल बढ़ती है। नॉर्मली ये 5 के अंदर होना चाहिए, तो किसी का 10, 15, 20, 50, 90 तक भी देखा गया। तो जितनी ज्यादा इसकी लेवल रहेगी उतना ज्यादा ये इन्फेक्शन है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और भी कुछ ब्लड टेस्ट है, डी डाइमर टेस्ट, जो एक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है जिसकी जो इंडिकेट करता है कि बॉडी में क्लॉटिंग सिस्टम आपकी एक्टिवेट है और ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। तो डी डाइमर भी आपका नॉर्मल रेंज में चाहिए। अगर ये नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, इसका मतलब कभी भी आपकी बॉडी में क्लॉट्स बन सकते हैं जो जाके ब्रेन और हार्ट में अफेक्ट कर सकते हैं। एक और फेरिटिन टेस्ट भी है, एलडीएच है, ये भी आपको बॉडी का डैमेज बताती है। कब मसल एलडीएच जो होता है मसल डैमेज बताता है, फेरिटिन भी क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में बताती है। तो इन दोनों की लेवल भी नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट है जो पेशेंट क्रिटिकल होते हैं या उनके सिम्टम बढ़ते जाते हैं उनमें डायग्नोसिस में भी मदद करते हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट एक ही टेस्ट आपके पास नहीं है कोरोना के डायग्नोसिस के लिए। इसलिए सिर्फ आपके टेस्ट निगेटिव है इसलिए आप कोरोना नहीं है आपको ऐसा समझ के चलना गलत है। बाकी टेस्ट का भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके सहारा ले सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टेस्ट सवाल पूछा जाता है कि जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं 14 दिन के बाद उनको रिपीट टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा करते कि तो पॉजिटिव आने के बाद 2 दिन बाद ही रिपीट टेस्ट करवा लेते और बोलते कि नहीं मेरा 2 दिन बाद का टेस्ट निगेटिव आ गया तो मुझे कोरोना है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो ये गलत है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोरोना टेस्ट कुछ दिनों बाद वो खुद ही निगेटिव हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली ठीक हो गए। जैसे हमने देखा है कि कोरोना इन्फेक्शन जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 14 डेज का होता है और ये बीमारी इनिशियल स्टेज में आप दूसरे को स्प्रेड कर सकते हो। कुछ लोगों में कुछ भी लक्षण नहीं होते, असिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। ऐसा भी देखा गया कि असिम्प्टोमेटिक लोगों ने से भी बीमारी फैल सकती है, क्योंकि इसका फैलने का तरीका जो है जो बात करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, उस समय हमारे बदन से कुछ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स मुंह से नाक से बाहर गिरते हैं और इन ड्रॉपलेट्स में वायरस पाया जाता है। तो अगर आपको खांसी सर्दी भी नहीं है लेकिन नॉर्मल टॉकिंग से भी बात करने से भी ये वायरस आपकी बॉडी के बाहर आ सकता है और किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। तो सिर्फ निगेटिव टेस्ट आना इसका मतलब किसी को इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हो ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट खुद ही बताती है कि 14 दिन तक आपको सिम्टम नहीं है तो 14 दिन के बाद भी आपको रिपीट टेस्टिंग का जरूरत नहीं है। अगर आपके सिम्टम कम नहीं हुए, सिम्टम बढ़ने लगे, उस समय आप टेस्टिंग के बारे में सोच सकते हो डॉक्टर की सलाह से। अदरवाइज 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड या आइसोलेशन पीरियड खत्म करने के बाद रिपीट टेस्टिंग की जरूरत आपको नहीं होती है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसमें सीटी वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग इसके बारे में सोचने लगे हैं, इसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो जब भी आरटीपीसीआर टेस्ट की जाती है उसके रिपोर्ट में नीचे सीटी वैल्यू दी होती है। सीटी वैल्यू का जो इंपॉर्टेंस है, सीटी वैल्यू जितनी कम रहेगी उसका मतलब कि बॉडी में इन्फेक्शन लेवल ज्यादा है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? सपोज नॉर्मल अगर ये 30 से 35 के ऊपर या उस रेंज में रहेगी तो हम इसको अच्छा मानते हैं। सीटी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है? इट्स अ नंबर ऑफ साइकिल्स टू डिटेक्ट द वायरस। यानी कितनी साइकिल्स उनको रन करनी पड़ती है वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर उनको ज्यादा साइकिल रन करनी पड़ रही है इसका मतलब वायरस लेवल बॉडी में कम है, उसको ढूंढने के लिए ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए 30 के ऊपर 35 के ऊपर अगर होती है तो बॉडी में वायरस का लेवल कम है। टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन सीटी वैल्यू हम देख रहे हैं, सीटी वैल्यू इन्फेक्टिविटी का प्रमाण बताता है। तो 30 के 35 के ऊपर रहेगी तो वायरस की लेवल कम मान सकते हैं। अगर 25 के नीचे है, 20 के नीचे है, 15 के नीचे है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कम लग रही है, यानी वायरस की लेवल बहुत ज्यादा है बॉडी में, इजीली डिटेक्ट हो पा रहा है। तो ये चीज होती है कि जितनी कम रहेगी उसका मतलब बॉडी में वायरस की मात्रा ज्यादा है और आपको इन्फेक्शन ज्यादा लेवल का है। तो ये सीटी वैल्यू भी थोड़ी हेल्पफुल है। कुछ रिसर्च एविडेंस इस पे है, कुछ लोग इसको मानते कुछ नहीं मानते, लेकिन ये यूजफुल हो सकती है बॉडी पेशेंट की डिटेक्शन के लिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बताया कि सीटी स्कैन के द्वारा इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया सीटी स्कैन जो करते हैं वो एक ध्यान में रखिए, सीटी स्कैन इज नॉट अ फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोरोना। यानी आपको कोरोना डायग्नोसिस अगर करना है तो आपकी फर्स्ट चॉइस सीटी स्कैन कभी नहीं हो सकती। आपको कोरोना की संभावना लगती है, आपको लक्षण आते हैं या आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस समय आपने पहली टेस्ट करवानी है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट। वो अगर आपकी निगेटिव आती है और फिर भी आपके लक्षण कम नहीं हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं,
आपको खांसी कंटिन्यू हो रही है, ज्यादा वीकनेस बहुत ज्यादा आ रहा है, खाना आपका बिल्कुल बंद हो गया है, ऐसे टाइम पे आप सीटी स्कैन करवा सकते हो। या फिर पेशेंट एडमिट है क्रिटिकल लेवल पे, उस समय तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं ताकि पेशेंट की ट्रीटमेंट सही तरीके से हो पाए। तो सीटी स्कैन एक फर्स्ट चॉइस नहीं है, अगर बाद में पेशेंट को असेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसी की अगर आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट निगेटिव आती है तो इसका यूज किया जाता है। सिटी स्कैन में क्या देखा जाता है, सिटी स्कैन में जैसे हम चेस्ट एक्सरे भी निकाल सकते हैं। चेस्ट एक्सरे जो होता है ये आपको एक्सरे में न्यूमोनिया के बारे में थोड़ा सा हिंट देता है, न्यूमोनिया है या नहीं है, लेकिन इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। एक क्योंकि एक्सरे जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, तो एक हल्की आपको जानकारी मिल सकती है कि एक्सरे में न्यूमोनिया दिख रहा है या लंग डैमेज दिख रहा है कि नहीं। सिटी स्कैन का फायदा ये है, सिटी स्कैन में आपको हर डायमेंशन का व्यू मिलता है, तो उसमें एग्जैक्ट लंग इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितने लंग में ये बीमारी फैल चुकी है, ये आपको दिखती है। जैसे मैंने अभी बताया कि राइट साइड में हमारे 3 लोब होते हैं, अपर मिडल लोअर, लेफ्ट में भी 3 लोब होते हैं, अपर मिडल लोअर, लेकिन लेफ्ट का जो लोअर लोब होता है वो छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट होता है। तो बाकी 5 लोब जो बड़े बड़े हैं उसमें स्कोरिंग की जाती है, आउट ऑफ 5 स्कोर दिया जाता है। तो 0 स्कोर रहेगा इसका मतलब न्यूमोनिया बिल्कुल नहीं है, 1 रहेगा तो थोड़ा सा है, 2 रहेगा तो उससे ज्यादा है, 3, 4, 5, इस प्रकार उसकी सिविरिटी असेस की जाती है और फिर टोटल स्कोर निकाला जाता है आउट ऑफ 25। तो आउट ऑफ 25 स्कोर कितना है इसके हिसाब से पेशेंट का क्रिटिकलिटी हम डिसाइड करते हैं, पेशेंट कितना सीवियर है या नहीं। अगर स्कोर आपका 0 है तो सबसे अच्छा है, यानी आपको सभी लंग्स नॉर्मल है। 1, 2 है तो ठीक है, आपको हल्का सा ही इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर स्कोर 3 से लेके 7 तक है आपका, तो इसका मतलब आपको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, यानी माइल्ड लेवल का आपको कोरोना इन्फेक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद 8 से लेके 15 तक का अगर आपका स्कोर है तो ये आता है मॉडरेट लेवल में। और माइल्ड इन्फेक्शन वाले पेशेंट को हम होम आइसोलेशन बहुत जगह पे एडवाइस कर रहे हैं अंडर डॉक्टर सुपरविजन। 8 से लेके 15 तक का अगर स्कोर है तो ये मॉडरेट लेवल में आता है। इन पेशेंट को अगर इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट किया तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो स्कोर है ये मॉडरेट लेवल पे आता है, यानी इसका मतलब बॉडी में 30% के ऊपर लंग्स इन्वॉल्वमेंट हुआ है और ये कभी भी और ज्यादा पेशेंट क्रिटिकल हो सकते हैं। तो इनको समय पे ही अगर हॉस्पिटल में एडमिट करके उनके प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट ठीक होने में फायदा होता है। जिनका स्कोर 15 के ऊपर होता है, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है लंग्स का वो मोर देन 60 to 70% आपके लंग्स डैमेज हुए, तो इसका इन पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। इनको ऑक्सीजन लेवल भी कम मात्रा में ही देखा जाता है, तो इनको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे 15 के ऊपर सभी पेशेंट को आईसीयू में या अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करना बहुत जरूरी है। इनका घर पे इलाज नहीं हो सकता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो इन सब फायदों के लिए सिटी स्कैन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। जो पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही इसका मतलब आप समझ लीजिए, किसी पेशेंट को अगर 3 दिन से ऊपर उसका बुखार कंटिन्यू है, किसी पेशेंट का 3 दिन के ऊपर उनकी खांसी कम नहीं हो रही है घर पे दवाई शुरू करने के बाद भी, तो आप समझ सकते हो कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपको और इन्वेस्टिगेशंस की और अच्छी ट्रीटमेंट की या सिटी स्कैन की जरूरत है। तो ये समझ के आपको चलना है। ऐसा नहीं कि 15 के ऊपर का स्कोर आपका इसका मतलब आप ठीक नहीं हो पाओगे। 15 से 20-22 वाले स्कोर के पेशेंट भी डॉक्टर ने ठीक किए हैं इलाज द्वारा, और कुछ पेशेंट 18 से 15 वाले भी है जो समय पे एडमिट ना होने की वजह से, सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी डेथ भी पाई गई है। तो सही इलाज सही समय पे हॉस्पिटल में दाखिल होना और सही ट्रीटमेंट शुरू होना, ये सब जरूरी होता है। इसके लिए टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया, सिटी स्कैन करना बहुत फायदे का आपको हो सकता है। अभी कुछ सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हूँ, तो मैं तुरंत मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए क्या? तो इसको समझ लीजिए, आपका कोरोना पॉजिटिव होना ये एडमिशन का इंडिकेशन नहीं है। कुछ लोग पॉजिटिव रिपोर्ट देख के डर जाते हैं। तो कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग कैसे किया जाए? जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसने खुद का मॉनिटरिंग को खुद सीख सकता है। मॉनिटरिंग में क्या देखना चाहिए? तो पॉजिटिव आने के बाद हर व्यक्ति ने ऑक्सीमीटर खरीदना चाहिए, क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव हो, अगर आपको मॉनिटरिंग करना है तो मॉनिटरिंग कैसे करोगे? तो आपको ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर होना जरूरी है, आपका पल्स रेट जो होता है उसका मॉनिटरिंग होना जरूरी है, आपको क्या सिम्टम है, टेस्ट करने के पहले क्या सिम्टम थे, टेस्ट करने के बाद आपको क्या सिम्टम, कुछ सिम्टम कम हो रहे, कुछ बढ़ रहे, इसका आपने डेली मॉनिटरिंग करना है। इसके लिए ये अंडर डॉक्टर सुपरविजन होना ही बहुत जरूरी है। अगर आप घर पे इलाज करते हो, आपने देखा होगा कि पहली वेव जो आई थी उस समय बहुत सारे पेशेंट ने यही वीडियो प्रसारित किए थे कि कोरोना कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ लक्षण नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आया, मैं पूरा ठीक ठाक हूँ। इस प्रकार के वीडियो भी व्हाट्सएप पे घूमे, जिसकी वजह से ये कुछ लोगों के मन में बैठ गया है कि कोरोना बहुत हल्की बीमारी है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये हल्की बीमारी है क्योंकि 80% लोग इसमें घर के घर में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अभी की कंडीशन ऐसी है कि
यंग जनरेशन में, मिडिल एज ग्रुप में, जिनको कुछ बड़ी बीमारियां नहीं होने के बावजूद भी पेशेंट की डेथ हो रही है, इस समय पे हम उस तरीके से अपनाएं तो वो गलत है। अभी आप अगर पॉजिटिव आते हो तो आप, आपके जो फैमिली डॉक्टर है, जो आपके जो अच्छे डॉक्टर है, एमबीबीएस क्वालिफाइड या जो भी है आपके डॉक्टर, उनसे एक सलाह लेके उनके अंडर आप मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए। जिनका लेवल कम है उनके लिए, जिनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, जिनकी अगर आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो तो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, सीआरपी लेवल देख लीजिए, आपका सीबीसी काउंट देख लीजिए। अगर दोनों काउंट आपके नॉर्मल है तो आप घर पे रहने का डिसीजन दे सकते हो। घर पे रहने के बाद आपने डेली आपके सिम्टम को मॉनिटर करना है, आपके ऑक्सीजन को मॉनिटर करना है, आपके पल्स रेट को मॉनिटर करना है, और ये डेली आपका अपडेट आपके डॉक्टर को टेलीफोनिकली बताना है। और डॉक्टर के निगरानी में कुछ दवाई भी आपको जारी करनी है। बहुत सारे पेशेंट दवाई लेने की जरूरत नहीं ये सोच के ही घर पे बैठे रहते हैं, दवाई बिना लिए आप कैसे ठीक हो पाओगे। तो ये कुछ गलत चीजें चल रही है, जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि अगर आपको लक्षण है तो पहले टेस्ट करवा लीजिए। अगर पॉजिटिव आते हो तो पहले डॉक्टर को जाके कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर की सलाह से दवाई शुरू कीजिए। उसके बाद अगर आपके सब कुछ कम मात्रा में तो आप होम आइसोलेशन में रह सकते हो, लेकिन होम आइसोलेशन में रहना इसका मतलब खुद ब खुद इलाज करना नहीं है। आपको खुद का मॉनिटरिंग करके 14 दिन तक डॉक्टर को रोज टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करके, अगर आपके कुछ लक्षण बढ़ते हैं तो एडिशनल टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, वो सही समय पर करके इस तरीके से आप खुद को कोरोना से मुक्त करा सकते हो। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, जैसे कोरोना की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है क्या? तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे लोग आज की डेट में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है। तो समझ लीजिए कोरोना बीमारी जो है वो हार्ट पे असर करती है, सिर्फ हार्ट पर नहीं, तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन पे उसका असर होता है। किडनी पर भी असर होता है, लंग्स में तो निमोनिया कॉज कर 90% पेशेंट में तो लंग्स का ही डैमेज देखा जाता है, लेकिन इनको छोड़ के हार्ट पे डैमेज, किडनी पे डैमेज, ब्रेन पे भी डैमेज इसका होता है। एक क्लॉटिंग सिस्टम कोरोना एक्टिवेट करता है, जिसमें ब्लड की क्लॉट्स बन सकती है। ये क्लॉट्स जो होती है वो कहीं पे जाके ब्लड वेसल्स में रुक सकती है, जिसकी वजह से आगे का ब्लड सप्लाई रुक जाता है और पेशेंट को, जैसे अगर स्ट्रोक में क्या देखा, स्ट्रोक में भी ऐसे ही ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई रोक देते हैं और फिर ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसमें ब्रेन डेथ हो सकती है, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट की डेथ हुई है। हार्ट में जाकर क्लॉट रुक जाता है तो हार्ट अटैक आता है। एक्यूट कार्डियक इंजुरी ये भी एक चीज होती है जिसमें वायरस जो डायरेक्टली हार्ट पे असर करता है और हार्ट का फंक्शनिंग बिगाड़ सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो ये सभी संभावनाएं कोरोना में है, इसलिए हार्ट अटैक आना भी कोरोना की संभावना है। वो पेशेंट पॉजिटिव है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, तो इससे भी हमको बचना है। इसलिए कोरोना की टेस्टिंग और इलाज और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करके कंसेप्ट आया था जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम फॉलो करना चाहिए पेशेंट ने। 6 मिनट वॉक टेस्ट ये क्या है? जो भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता है, जिनको खांसी है या जो होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में एडमिट है, ऐसे पेशेंट 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट यानी क्या है? कोरोना में मैक्सिमम डैमेज जो देखा जाता है पेशेंट में वो लंग्स का है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। तो जो पेशेंट है उन्होंने 6 मिनट तक चल के देखना है। इनिशियली आप धीरे धीरे चल के देखिए। हर पेशेंट की लेवल ऑफ डिसीज डिफरेंट होती है, कोई माइल्ड लेवल का होता है, कोई मॉडरेट लेवल का होता है। तो आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के पहले हर एक पेशेंट के पास ऑक्सीमीटर होना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए। अगर आप हॉस्पिटल में हो या घर पे हो, आप अगर कोरोना पॉजिटिव हो तो आपको मॉनिटरिंग के लिए आपके पास ऑक्सीमीटर होना बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए। ऑक्सीमीटर देने के बाद अगर ये टेस्ट आप करनी है तो पहले आपका ऑक्सीजन चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन चेक करने के बाद आप जहाँ पे हो, घर पे हो तो घर के टेरेस पे या घर के अंदर ही आप 6 मिनट तक हल्का हल्का चलिए। चलने के बाद वापस आप ऑक्सीजन चेक कीजिए। अगर ये आपका ऑक्सीजन 3 लेवल से अगर कम होता है, सब चलने के पहले आपका 98 है और 6 मिनट चलने के बाद आपका 95 अगर होता है, 3 या 3 से ज्यादा अगर ये चेंजेस आपको दिखते हैं तो ये टेस्ट अगर सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं। इसका मतलब आपके लंग को डैमेज हुआ है, यानी आपको निमोनिया हुआ है और आपका लंग पूरी तरह से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज जो होता है, वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टेस्ट आपको क्या बताती है? ये टेस्ट आपको ये बताती है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है। कुछ लोग 14 दिन के बाद तुरंत ऑफिस ज्वाइन होना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने पहले अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए। वो आपका कंप्लीटली नॉर्मल है, उसका मतलब ये होता है कि आपके लंग्स आपका एक्सर्शन बियर कर सकते हैं। नहीं तो आप तुरंत अपना काम शुरू कर दोगे, एक्सर्शन करोगे तो आपको और हानि पहुंच सकती है।
तो 6 मिनट वॉक टेस्ट हर पेशेंट माइल्ड लेवल का, मॉडरेट लेवल का, जो जनरल वार्ड में एडमिट है, ये सब करके चेक कर सकते हैं कि उनके लंग्स को कितनी डैमेज है और टेस्ट में कुछ सिग्निफिकेंटली दिख रहा है कि नहीं। तो ये टेस्ट हर व्यक्ति ने करना चाहिए, आसान टेस्ट है, घर के घर में आप कर सकते हो। और भी कुछ सवाल है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि कोरोना पेशेंट जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो उनके पेट पे इंजेक्शन लगाते हैं, जो पेशेंट में जिसका बहुत सारे पेशेंट को समझते नहीं कि क्या इंजेक्शन है, क्या लगा रहे हैं। तो ये आपने देखना चाहिए कि ये इंजेक्शन जो होते हैं पेट पे लगाने वाले, ये जो होते हैं ये हेपेरिन के इंजेक्शन होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस कोरोना में देखे जा रहे हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड की जो क्लॉट्स होती है वो जाके ब्लड वेसल में रुक जाती है, जिसकी वजह से आगे के ऑर्गन का सप्लाई रुक जाता है और पेशेंट को सीवियर डैमेज हो सकता है। तो जो पेशेंट एडमिट होता है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट की बीमारी काफी हद तक बढ़ गई, इससे उनको एडमिट की जरूरत पड़ी है। तो जो एडमिट किए हुए पेशेंट को ये ब्लड क्लॉटिंग से उनको कभी भी उनको डैमेज हो सकता है, इसलिए वो ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए उनको हेपेरिन का इंजेक्शन देना होता है, जो सबक्यूटेनियस देना होता है, इसलिए वो पेट पे लगाते हैं। जैसे आपने सुना इंसुलिन इंजेक्शन, आपने देखा होगा डायबिटीज पेशेंट में, उसी प्रकार से इंजेक्शन दिया जाता है। जब तक पेशेंट एडमिट रहेगा, इसका पूरा एक कोर्स होता है, तो पूरा कोर्स डेली आपके पेट पे इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि जो ब्लड क्लॉटिंग वाला जो रिस्क है वो पेशेंट को डैमेज ना करे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए। तो मैं जो बता रहा हूँ इसका मतलब कोरोना में क्या क्या हो सकता है आप देख रहे हो। तो कोरोना ये सिंपल बीमारी नहीं है, पेशेंट को डैमेज, उनके कौन सा ऑर्गन खराब हो सकते हैं, या पेशेंट की ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप घर पे रह के सोचोगे कि मुझे कोरोना नहीं है, कोरोना सादी बीमारी है जो घर पे रह के ठीक हो सकती है, ऐसा टेस्टिंग नहीं कराओगे, टेस्टिंग में और डिले कराओगे, इसकी वजह से पेशेंट घर में क्रिटिकल हो गए। हमने ऐसा बहुत देखा है कि बहुत सारे पेशेंट उनका ऑक्सीजन लेवल 80 आने तक के बाद ही डिसाइड करते कि मैं अभी जाके टेस्ट करूंगा, फिर जाके एडमिट होऊंगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप ये सब चीजें समझ लें, इसका सही समय पे निदान, सही समय पे ये सब टेस्टिंग करना, आपको किस लेवल का इन्फेक्शन है और कब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ट्रीटमेंट कैसे देनी है, डॉक्टर से कब कॉन्टैक्ट करना है, घर में ट्रीटमेंट देना कितना सही है, कितना गलत है, ये सब आपको समझ लेना। और एक सवाल पूछते हैं बहुत सारे लोग, क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत जरूरी है, वो देना ही चाहिए? अगर देना चाहिए तो कौन से पेशेंट ने देना चाहिए? देखिए, रेमडेसिविर एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जिससे बहुत सारे पेशेंट में रिकवरी देखी गई है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो माइल्ड इन्फेक्शन में देने की जरूरत इतनी तो होती नहीं है, क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन के बाद बहुत सारे पेशेंट प्रॉपर होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल या घर में कुछ ट्रीटमेंट देके भी ठीक हो जाते हैं। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये रिजर्व रखा है कि जिनकी पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं होती है आसानी से, जिन पेशेंट को एडमिट किया जाता है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे आता है, या पेशेंट का जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत स्लो है, पेशेंट के सिम्टम्स तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे पेशेंट में ही रेमडेसिविर की जरूरत होती है। इसलिए ये निर्णय जो होता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, वहाँ के जो आपके फिजिशियन रहेंगे वो इसका निर्णय सही समय पे देते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तब आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, आपकी खून की जांच, सीटी स्कैन, ये सब बाकी सब टेस्टिंग करने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग होता है अच्छे तरीके से। उसके बाद ये निर्णय जाता है कि रेमडेसिविर को देने की कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से आपका कोर्स शुरू होता है। तो रेमडेसिविर का कोर्स कैसा होता है ये भी आप समझ लीजिए। इसका कोर्स होता है कि डे 1 को, यानी जब इसकी शुरुआत होती है तो पहले दिन को इसके 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके बाद रोज एक इंजेक्शन अगले 5 दिनों तक, ऐसा 6 दिन का इसका कोर्स होता है। टोटल आपको 7 इंजेक्शन आपको दी जाती है। ये नॉर्मल कोर्स है। अगर पेशेंट में 7 इंजेक्शन के बाद भी अगर इसका इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है तो ये इंजेक्शन का कोर्स डॉक्टर्स 14 दिन तक भी इसको खींचते हैं ताकि पेशेंट की जान बचाई जाए। तो बहुत सारे समय पे डॉक्टर्स के हिसाब से ट्रीटमेंट चलती है। तो नॉर्मली 6 दिन का कोर्स है जो 6 दिन तक चलता है। तो ये इंजेक्शन जो होता है सीवियर पेशेंट में मेनली दिया जाता है। उसके बाद एक लोगों के मन में प्रश्न है, टोक्लिजुमाब इंजेक्शन जो होता है इसका क्या इसकी जरूरत होती है किस पेशेंट में? तो समझ लीजिए टोक्लिजुमाब ये लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है। लास्ट स्टेज में जिन पेशेंट को रेमडेसिविर देने के बाद भी उनकी इंप्रूवमेंट नहीं देखी जाती है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है, उसको 80 लेवल तक वो पहुंच गया है, पेशेंट के सिम्टम कंट्रोल में नहीं आ रहे, पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, इसका ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते जा रही है, तो ऐसा जिनमें पाया जाता है जिनकी जान बचाने की नौबत लेवल तक पेशेंट की बीमारी पहुंच जाती है, तो उस समय टोक्लिजुमाब इंजेक्शन देने का निर्णय होता है। ये इंजेक्शन जो होता है ये इम्यूनोमोड्यूलेटर कैटेगरी का होता है, जो कॉमनली आर्थराइटिस जैसे बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, 35 से 40 हज़ार तक इसकी कॉस्ट आती है, और ये सिंगल डोज में दिया जाता है
और इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब पेशेंट की जान बचाने का निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। उसी समय पे इंजेक्शन सिंगल डोज से पेशेंट को दिया जाता है और देने के बाद ऐसा भी पाया गया है कि बहुत सारे पेशेंट को इसका फायदा हुआ है और पेशेंट की जान बची है। तो ये भी पेशेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट एडमिट होता है उसके बाद अगर पेशेंट को सडनली हम डॉक्टर बता दें कि आपको 40,000 का इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ी है, तो पेशेंट को इसका नॉलेज नहीं होता है। पेशेंट तुरंत सोचते हैं कि इतना महंगा इंजेक्शन सच में जरूरत है या नहीं है। तो इसके जब देने की जरूरत पड़ती है उस समय आपके पेशेंट की कंडीशन सचमुच ही खराब हो सकती है। उनका ऑक्सीजन लेवल 80-70 तक कम होगा। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन के लेवल जो उनका चल रहा है वो भी हाई मात्रा में चल रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में ही इंजेक्शन दिया जाता है। ये आपने समझ लेना चाहिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल लोग पूछते हैं, ये बाईपैप मशीन जो होता है, ऑक्सीजन जो लगाते हैं, ये क्यों जरूरी इसकी जरूरत पड़ती है? तो देखिए, अगर आपका कोरोना इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए कि ये इन्फेक्शन जो है आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स का हमारा जो है इसका काम समझना बहुत जरूरी है। लंग्स का काम ये होता है कि जो हम सांस लेते हैं, सांस में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को हमारे खून तक पहुंचाना, ब्लड तक पहुंचाना। तो लंग्स के अंदर एक अल्वियोलाई करके जो पार्ट होता है, जैसे हमने देखा है कि मधुमक्खी की जो ये होती है घटा जो होता है, जिसमें से वो इसका स्ट्रक्चर होता है व्हाइट कलर का, जिसमें इस प्रकार का उस प्रकार का ही हमारे अल्वियोलाई होती है लंग्स में। तो ये अल्वियोलाई में से जो ऑक्सीजन जो होता है जो सांस से लेते हैं वो वहां से ट्रांसपोर्ट होके बॉडी के ब्लड में जाता है। तो ये सब लंग्स में होता है। अगर आपके लंग्स में न्यूमोनिया हो गया, यानी लंग्स का डैमेज हो गया, तो उस समय अल्वियोलाई भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है हवा में का ये आपके ब्लड में नहीं पहुंच पाता है और बॉडी को बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है और इसकी ऑक्सीजन की मात्रा हम जो गिनते हैं वो ऑक्सीमीटर द्वारा गिनते हैं। नॉर्मली ये 98-99% तक हमारी होती है। अगर ये 95 के नीचे चली जाती है, इसका मतलब आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। 95 के नीचे जब जाती है तब हमको पेशेंट को ऑक्सीजन देने की सोचने की जरूरत पड़ती है और पेशेंट को हम एडमिट करके उसको नॉर्मल नेजल फ्लो जो बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं जिसमें नाक में छोटी सी नली डाल के नाक द्वारा उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। कभी कभी वो इनसफिशिएंट वो देने के बाद भी पेशेंट को उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जाता है, तो उस समय ज्यादा ऑक्सीजन देने की जरूरत जब पड़ती है तो उसको मुंह पे मास्क लगा जाता है, मुंह पे और नाक पे, और मास्क द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है। तो इसके ऊपर की एक स्टेज जो होती है वो होती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या फिर बाईपैप मशीन। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी आपने नाम सुना होगा। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मीन्स ये ऐसी एक मशीन होती है जो हवा में से ऑक्सीजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है और वो पेशेंट को सप्लाई करती है। यानी ऑक्सीजन निकाल के वो पेशेंट को कंटिन्यू सप्लाई करना, और ये पॉजिटिव प्रेशर से सप्लाई करती है। और ये जो मशीन होती है ये कंटिन्यूस चल सकती है क्योंकि हवा में से ऑक्सीजन निकालती है और पेशेंट को सप्लाई करती है। जो हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं, जब वो उनका सिलेंडर में का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो हमको वो चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने वाली जो जरूरत होती है वो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ऑक्सीजन सिलेंडर में का और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में का। इन दोनों के ऊपर वाली जो स्टेज होती है वो बाईपैप मशीन। तो बाईपैप मशीन का जो यूज होता है, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। यानी पॉजिटिव प्रेशर से ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ढकलती है, यानी पुश करती है। बाईपैप मशीन की जरूरत जब पहुंचती है, इसका मतलब जब पेशेंट नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम पड़ रही है, उस समय बाईपैप मशीन लगाई जाती है। बाईपैप मशीन ये वेंटिलेटर को एक ऑप्शन करके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। वेंटिलेटर जो है वो इन्वेजिव मेथड जिसको बोलते हैं, यानी वेंटिलेटर के समय पे हमको नाक गले के अंदर एक नली डालनी होती है जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। तो बाईपैप मशीन में इस वेंटिलेटर की बजाय हम डायरेक्ट जो सिर्फ एक मास्क मुंह के ऊपर लगा के बाईपैप मशीन द्वारा उनको फोर्सफुली बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन भेज सकते हैं। तो बाईपैप मशीन एक वेंटिलेटर को अच्छा ऑप्शन है, जिसमें बहुत सारे पेशेंट में सिर्फ बाईपैप मशीन द्वारा ही पेशेंट को ठीक कराया गया, यानी वेंटिलेटर पर उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये वेंटिलेटर के लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है और अभी को बहुत सारे कोरोना पेशेंट में बाईपैप मशीन लगाई जा रही है। तो ये भी आपने समझना चाहिए कि बाईपैप मशीन कब लगाते हैं, जब आपका ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से आपका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है पेशेंट का, उस समय बाईपैप मशीन लगाते हैं। अगर बाईपैप से भी पेशेंट का इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो उस समय पेशेंट को वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है। तो ये आपने समझना है। तो ये सब जानकारी जो मैंने आपको बताई, इस जानकारी को आप सही तरीके से समझ लीजिए। जो आज जो पूरे भारत में या महाराष्ट्र में जो हो रहा है पेशेंट ट्रीटमेंट में, इलाज में, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है, कोरोना का एक डर लोगों के मन में फैल गया कि नहीं मुझे कोरोना है ही नहीं। तो ये आपकी सोच गलत है। अभी कोरोना घर घर तक पहुंच गया है। अभी बाकी बीमारियों के बारे में सोचना बंद करके अगर आपको फीवर, बुखार या खांसी कुछ भी होता है या लूज मोशन जैसे लक्षण भी दिखते हैं, ऐसे समय पे आपने पहले कोरोना का टेस्ट करके उसके शंका निकालनी है
उसके बाद ही बाकी बीमारी के बारे में सोचना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बीमारी अंदर के अंदर बढ़ते जाएगी, और अगर इसका एक लेवल इसने क्रॉस कर दी, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट कितनी भी करोगे तो आप ठीक होना आपका 100% तय नहीं हो सकता है। आपको सही समय पे इसका डायग्नोसिस करना, सही समय पे इलाज शुरू करना, सही तरीके से इलाज लेना, ये सब जरूरी है। तो मैंने जो आपको जानकारी दी है उसका पूरी तरह से इसका उपयोग कीजिए, और आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है, इनको भी ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि हम जितना हो सके पेशेंट को सही इलाज के लिए भेज सकते हैं, सही इलाज करके उनकी जान बचा सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।